अब अगली बात करें, एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है, वही सेम सिचुएशन, लंबाई एल है, तार की त्रिज्या आर है स्मॉल, और प्रतिरोध कैपिटल आर है। इनिशियली वही लिख दें, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। अब अपन कह रहे खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबाई नहीं दे रहे अपन कह रहे हैं यदि तार को खींचकर मोटाई आधी कर दें, अब त्रिज्या नोन है, त्रिज्या आपने आर की जगह आर बटा 2 कर दी, तो अब आप त्रिज्या का हवाला दे रहे हो कि त्रिज्या आधी कर दें, है ना। तो त्रिज्या आधी कर दें, तो पिछले क्वेश्चन में इसमें अंतर आ गया। पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसा नहीं कहा था, पिछले क्वेश्चन में आपने लंबाई दुगनी कर दें, अब कह रहे हो आप त्रिज्या आधी कर दें, तो खींच कर जब त्रिज्या आधी करोगे तो लंबाई भी बढ़ेगी। अब वो अननोन है, तो सब नवीन प्रतिरोध हमने मान लिया R1, पदार्थ तो चेंज किया ही नहीं, वही तार है, इसलिए रो तो सेम रहेगा। अब नवीन लंबाई को मैं मान लेता हूं L1, अननोन है। त्रिज्या तो आपने बोल दी, कितनी कर दें, आधी, तो पाई R बटा 2 का स्क्वायर, यानी सीधे सीधे 2 दूनी 4 रो L1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये जमी गया आपके सामने, देख लो। अब नवीन प्रतिरोध बताओ, तुलना कर लो दोनों की, 2/1 है ना, तुलना कर लेते। R1 लिखो 4 रो L1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, R रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये अपन ने लिख ली, है ना। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एजिटिज कैंसिल, रो से रो कैंसिल। अब अपने पास बचता 4 L1 अपॉन L। अब आपको अंतिम लंबाई चाहिए और प्रारंभिक लंबाई, इनका अनुपात चाहिए, है ना। वही पुरानी बात कि खींचने की इस प्रक्रिया में आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए, क्योंकि आपने तार तोड़ा थोड़ी है। आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो आयतन समांगता से प्रारंभिक आयतन पाई आर स्क्वायर एल, अंतिम आयतन पाई, त्रिज्या तो आपने R बटा 2 कर दी, R बटा 2 का वर्ग R स्क्वायर अपॉन 4, लंबाई आपकी आपने दिखा दी L1 जो लिख रखी है, तो सब पाई आर स्क्वायर, तो सब L1 अपॉन L चाहिए, तो L1 अपॉन L, इसका मान कितना है 4 को पुट करो आप, तो बाई 3 से सब R1 अपॉन R, 4 तो ऑलरेडी यही से, L1 अपॉन L का मान भी आपने कितना रखना है 4, ये हो गया साहब आपका 16। तो नवीन प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का या प्रारंभिक प्रतिरोध का 16 गुना हो जाएगा साहब। गजब की बात, गजब की बात। खींचकर देयर इज ए मैकेनिकल एक्शन, यहां पर एक यांत्रिक क्रिया है। यांत्रिक क्रिया तो आपने खींचा, मोटाई आधी हो गई, तो लंबाई भी तो बड़ी होगी। अब आप जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई बहुत बड़ी होगी, बहुत ज्यादा, तभी तो प्रतिरोध इतना है। अब हमेशा के लिए इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। अगर तार को खींचने से त्रिज्या n गुनी होती है खींचने से, तो नवीन प्रतिरोध का फॉर्मूला रहेगा 1/n⁴ R, है ना, खींचने से। आप भले चाहो तो ऊपर वाले को देख लो, आपने खींचकर त्रिज्या क्या की थी या मोटाई क्या की थी, आधी, तो ये देखो n की जगह मैंने आधा रख दिया,
ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब 16। अब आप कह सकते हो बीच कर, अभी तक तो खींच के बोल रहे थे, आप ये कह सकते हो कि तार को बीच कर, उसकी मोटाई दुगनी कर दें, तो फिर प्रत्युह n बराबर 2 आ जाएगा, फिर प्रत्युह 16, एक r/16 रह जाएगा। तो सब खींचना भींचना दोनों इसमें है। तो सब समझ गए खींचने बीचने की प्रक्रिया में डिफरेंस है। अब सब इसी रिदम का एक और सवाल, रिदम लेते जाओ, सवाल रिपीट नहीं होंगे, सवाल नए नए आए ना। अगला सवाल कहता है, अगर खींचकर तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करें, अब परसेंट में बोलता है ना। ये सवाल अभी अभी लेना जरूरी, बाद में तो अपन शॉर्ट कर देंगे। शुरू में तो सर्किट के अपने को करने ही नहीं, वो अपन ने उसमें करा देते संधारित्र में, तो अपने पर टाइम मार्जिन है ना। अब ये कहता है कि खींचकर लंबाई में 0.2% की वृद्धि कर दी, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताओ। ये भी शानदार चीज, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, एकेडमिक में शायद नहीं पूछेंगे ना, पर कंपटीशन। अब वही इनिशियल तो वही रखो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। अब आ जाओ, अब इसने कहा कि लंबाई में आपने 0.2% की वृद्धि की, ठीक है साहब। लंबाई में 0.2% की वृद्धि की, तो फाइनल लंबाई कितनी हुई देखा, L1। L तो आपने मान ही रखी है, इसमें 0.2% की वृद्धि कर दी, तो नई लंबाई कितनी होगी, L प्लस 0.2% ऑफ L, यानी L 0.2% का मतलब 0.2 अपॉन 100, तो कितना हो गया ये 0.002 L, है ना। परसेंट को अपन ने भाई बटा 100 करना है, तो मैंने 0.2 अपॉन 100 कर दिया था। तो सब नवीन लंबाई जो है वो कितनी लिखेंगे आप, इतनी लिखेंगे। तो सब अभी भी लंबाई तो नॉन है। अब वो कहने का स्टाइल था कि तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि कर दें, तो 0.2% की वृद्धि कर दे तो फाइनल लंबाई कितनी होगी, ये दिखती, कोई फर्क पड़ा ही नहीं उससे ना। अब इसमें नवीन त्रिज्या पता नहीं, जिसको अपन R1 मान लेते हैं, और नवीन प्रतिरोध को R1 लिख देते हैं, R1 रो L की जगह तो अपन लिख दें 1.002 L, नवीन त्रिज्या अपन लिख दें, ये लिख दें, लिखनी पड़ेगी वो तो अननोन है। समझ में आएगी बात, तुलना करो, R1 अपॉन R है ना, रो 1.002 L अपॉन पाई R1 स्क्वायर अपॉन, इसका भाग दो, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। रो कट जाता है, आपका L कट जाता है, आप सब पाई कट जाता है। अब देखो जो बचता है वो लिख देता हूं मैं, 1.002, इधर R स्क्वायर ऊपर चला जाता है और R1 स्क्वायर नीचे रह जाता है, ये बचा। ठीक है, आयतन समांगता लगाएंगे इससे अपन, पहले 2 बार अपन देख ही चुके हैं। तो आयतन समांगता से अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन, तो प्रारंभिक आयतन तो अपन लिख दें पाई R स्क्वायर L, अंतिम आयतन पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि नवीन त्रिज्या अपने द्वारा R1 मानी गई है। लंबाई 1.002 L, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, आपको चाहिए R स्क्वायर और R1 स्क्वायर, निकालो। R स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये रेशियो आया साहब 1.002। किस में वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो करते हैं सब, R1
अपॉन आर इज इक्वल टू 1.002 और अगेन आपको इसका मान भी क्या लिखना है, 1.002 ही लिखना है। तो इसका मतलब क्या लिख दें, 1.002 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमारा जवाब नहीं आया। हमारा क्वेश्चन था प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो सब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताने जा रहा हूं। पहले इसको जमा लो, इसको इससे लिख ले 1 + 0.002 का स्क्वायर है ना। द्विपद प्रमेय लगा देता हूं पहले में, फिर अपन प्रश्न का जवाब 2 मिनट में दे देंगे, है ना। तो द्विपद प्रमेय से द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम जैसा भी आप कहें, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय आपने 11th में पढ़ रखे होगी। 1 + x की घात n बराबर 1 + nx, अग्रपद को नगण्य मानते हुए, है ना। क्योंकि x की जगह कौन है, 0.002, मच लेस देन 1। लगाओ सब, r1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 n घात का नाम है n 2, है ना, इनटू, है ना, 1 + x की घात n, तो n की जगह 2 है, x की जगह कौन है 0.002, अग्रपदों को नगण्य मानते हुए। ठीक है, अब आ जाओ, अतः प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि तो है ना। अपन से प्रतिरोध में पूछी जा रही है प्रतिशत। ठीक है ना, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, अब ये बच्चों आपको पता पड़ना चाहिए, r1 अपॉन r -1 और इधर 1 + 0.004 -1, दोनों तरफ से मैंने -1 लेस किया, इधर से भी और उधर से भी, है ना। क्योंकि अभी आपके सामने आ जाएगा, ये हुआ r1 -r अपॉन r और ये हुआ 0.004, है ना। मैं आंसर यही बताना चाहता था, पर अगले पेज में जाएगा, है ना। देखो, अंतिम प्रतिरोध कौन है, R1। प्रारंभिक प्रतिरोध कौन था, R। ये प्रारंभिक और ये अंतिम, तो वृद्धि कितनी हुई, R1 अपॉन R। दिख रही है आपको, R1 अपॉन R बटा प्रारंभिक। मैंने आपको पहले भी जहां भी मौका मिला मुझे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रतिशत जब पूछ ले तो प्रतिशत पूछते समय फिर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, है ना। विशेष रूप से ध्यान रखना होगा का मतलब आप उस समय ध्यान रखें वृद्धि बटा मूल। तो देखो, ऊपर आ रहा R1 -R, अंतिम प्रतिरोध R1, प्रारंभिक R। ठीक है, तो ये तो वृद्धि, ये बटा मूल, तो वृद्धि बटा मूल। अब इंटू 100 और कर दो, तो ये इंटू 100 करने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, है ना। तो सब R1 -R अपॉन R इंटू 100, ये प्रतिशत वृद्धि, और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0.004 इंटू 100। ये तो हो गया साहब आपका क्वेश्चन, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताओ, और ये हो गया आपका आंसर। कितनी वृद्धि हुई, 0.4% की वृद्धि हुई, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पूछ ले तो फिर आप सतर्क रहिएगा। सवाल तो इसी जैसा है जैसे अपन ने पहले लिया, ये वाला जो लंबाई में वृद्धि वाला ये वाला जो फर्स्ट लिया था, सवाल तो इसी टाइप का है ना। लेकिन ये औरों में अंतिम प्रतिरोध पूछा गया, और जो अपन ने वर्तमान में किया
उसमें अंतिम प्रतिरोध नहीं पूछा इसने प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पूछी। प्रतिशत पूछना एक अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अब जो पल्ले पड़ जाए वो लेते जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। समान लंबाई, ठीक है, लेंथ सेम ले लेंगे। समान पदार्थ, समान लंबाई समान पदार्थ, तो रो भी सेम है, एल भी सेम है। के दो बेलन हैं जिनमें से एक बेलन जो है वो 1 मिमी व्यास का ठोस बेलन है, ठीक है सब। ठोस बेलन का व्यास इसने दे दिया 1 मिमी, लिखते जाते हैं अपन, है ना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे अपन। अच्छा सवाल होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ठोस बेलन की त्रिज्या, व्यास की आदि कर दें। व्यास इसने बोला 1 मिमी, तो त्रिज्या कितनी होगी 1/2 मिमी। मिमी में ही रहने देते हैं, फिर आगे देखते हैं। दो बेलन में से दोनों की लंबाई सेम है, पदार्थ सेम है, एल व रो सेम है, ठीक है। अब ये कहता है दूसरा बेलन खोखला है जिसका बाह्य व आंतरिक व्यास 2 मिमी तथा 1 मिमी है। अब ये तो फर्स्ट बेलन की बात होगी, है ना, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। सेकंड बेलन खोखला है, होलो, उसकी बाह्य व्यास 2 मिमी, व्यास का आधा त्रिज्या, और आंतरिक व्यास 1 मिमी, उसका आधा त्रिज्या। तो ये बेलन ए हो गया और ये बेलन बी हो गया। ऐसा कर लेते हैं अपन, एक ठोस बेलन है, एक खोखला बेलन है, ठीक है साहब। अब ये क्या पूछता है, इसके प्रश्न की तरफ जाते हैं अपन। ये कहता है बेलनों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए, यानी ये कह रहा है आर खोखला बटा आर ठोस, है ना। खोखला और ठोस के बारे में बताइए, उनका रेशो बताइए। चलो सब, ये भी एक थोड़ा सा यूं कह दें इसको अच्छा सवाल है, इसमें भी ज्ञान छुपा है ना, कमी नहीं है ज्ञान की, ठीक है। देखो सब, अब क्योंकि एल व रो ये तो स्थिर है, नियत है, ठीक है। एल व रो नियत है, तो इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, पाई भी तो कांस्टेंट ही है, तो वो इतना लंबा इसने लिखा है ताकि आपको बात समझ में आए। एल व रो नियत है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई इटसेल्फ नियत है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अतः आर खोखला बटा आर ठोस, दो बेलन है ना, ए बी भी लिख सकते हैं अपन, है ना। अब यहां पर त्रिज्या उल्टी आएंगी, तो ये तो आ गई आर ठोस की व्युत्क्रमानुपाती है ना साहब, है ना, व्युत्क्रमानुपात, तो इसका नीचे वाले का ऊपर। अब यहां समझो आप, जो इस सवाल का मैसेज था वो यही था। अब बात को समझे, खोखला तो सब प्रतिरोध पदार्थ का गुण है। अब जो बेलन खोखला रह गया उसकी बाह्य त्रिज्या थोड़ी ले सकते हो। अगर केवल बाह्य त्रिज्या ही आप लेते हो तो इसका मतलब आप उस बेलन को भी ठोस ही मान रहे हो, मध्य में पदार्थ ही मान रहे हो। नहीं, उसमें केवल पदार्थ का काट क्षेत्रफल शो करना पड़ेगा आपको। आप उसमें पदार्थ का काट क्षेत्रफल शो करो, समझ गए मेरी बात को। पदार्थ का काट क्षेत्रफल शो करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाहर के लिए,
माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर के लिए। यानी मैं इधर बता देता हूं आपको कि जिससे एरिया अपन लेंगे खोखले का, है ना, एरिया खोखला, तो इसमें होगा पाई आर स्क्वायर बाह्य माइनस पाई आर स्क्वायर आंतरिक। तो मैंने बाह्य काट क्षेत्रफल में से आंतरिक घटा दिया, जिसमें ये तो टोटल और उसमें से हवा हवा घटा दी। आंतरिक की जो मैं ले रहा हूं काट क्षेत्रफल वो हवा का ही तो ले रहा हूं, तो आंतरिक का काट क्षेत्रफल मैंने घटा दिया। केवल मैंने किसका रहने दिया, बाह्य, या यूं कह दो आर बाह्य लेता हूं तो पूरा बेलन, है ना। अब उसमें से मैंने आर आंतरिक, तो आंतरिक क्या घटाया, आंतरिक वायु घटा दी, तो पदार्थ पदार्थ रह गया। इसलिए यहां पर जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर बाह्य माइनस आर स्क्वायर आंतरिक। बस इतनी सी बात थी, और इस न्यूमेरिकल का कोई महत्व नहीं था। यह न्यूमेरिकल ये क्लियर करने के लिए तत्पर था कि सब आप ये ध्यान रखें कि पदार्थ पदार्थ की मोटाई लें, इसलिए आंतरिक को आपको घटाना पड़ेगा। यानी आर खोखला होलो अपॉन आर ठोस इज इक्वल टू, ठोस की त्रिज्या मिमी में रख दें क्योंकि अपॉन में मिमी है, ऊपर भी मिमी है, ये 1/2 का स्क्वायर, और अंदर देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 और ये 1 माइनस 1/4 यानी 1/4, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। फाइनल आंसर आर खोखला बटा आर ठोस इज इक्वल टू, 4 से 4 कट गया, 1/3 रह गया, है ना, ये 4 को खा जाएगा, 1/3 जाएगा। तो ये भी सब सवाल में एक वेरिएशन था, है ना। सवाल के डिफरेंट तरीके हैं, उनमें डिफरेंट वे हैं, है ना। एक छोटी सी बात और मैं समझाना चाहूंगा, ये भी एक छोटी सी बात काम की बात है ना। अब मैंने कहा ना काम की बातें तो यहाँ बहुत सारी होंगी, तो उसको छोटे छोटे पदों में भी ले लेंगे। एक छोटी सी बात में ये कहता है कि सब दो, या यूं कह दें 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.5, छोटा सा सवाल है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा। ये किसी चालक का विन्यास है, 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये विन्यास बता रहा है। अब ये कह रहा है इसके वर्गाकार सिरों के मध्य आपको प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। इसमें आपको ये रो का मान दे रहा है 9.7 इंटू 10 की पावर -8। छोटा सा सवाल है, ज्यादा मैं भी इसमें कैलकुलेट नहीं करूंगा, है ना। सवाल का एक तरीका ये भी, लास्ट सवाल ले लेते हैं इसमें। ये कहता है विन्यास है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये विन्यास है। अब आपको समझना है, जो भी है वो भी मैं समझा दूंगा। रो इज इक्वल टू, इसने बोल दिया 9.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। अब ये कह रहा है कि वर्गाकार सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान बताओ। इसका मैसेज भी बताऊंगा, बहुत प्यारा मैसेज है ना। मैंने कहा ना कोई न्यूमेरिकल रिपीटेड नहीं होगा इसका। वर्गाकार सिरों के मध्य, तो इसका मतलब ये जिस चालक की बात कर रहा है वो चालक ऐसा होगा। अब क्यों होगा, अभी आपके सामने बात आ जाएगी, है जब देखो सब, मैं पेन चेंज करूंगा, सवाल तो छोटा सा है सब। ये देखो 1.2 एक तो मिटाने में, पेन लेने में, इनमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है यार। ये 1.2 सेंटीमीटर वर्गाकार सिर है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, वर्गाकार सिरों के बीच पूछा,
तो फिर एल कितनी होनी चाहिए? इसका मतलब एल इसकी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसके जैसे इसने तार यहां लगा रखा है और यहां लगा रखा है, दो जगह तार है तो ये वर्गाकार सिरों के मध्य पूछ रहा है ना। फिर मैं इसका एंड में अर्थ भी समझाऊंगा कि दूसरी चीज भी हो सकती थी। तो साहब इसने विन्यास दिया, पर इसने जब कहा वर्गाकार सिरों के, तो मैं समझ गया कि दोनों सिरे मेरे को वर्गाकार बनाने हैं। तो उन सिरों का तो मैंने लंबाई चौड़ाई दिखाई दी, या यूं कह दें ऊंचाई और चौड़ाई दिखा दी। फिर इसका मतलब लंबाई एल आ गया, रो दे ही रखा है, फॉर्मूला लगा दो आप डायरेक्ट। तो सब प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A है ना। एरिया वगैरह पहले मैं निकालता हूं। एरिया कितना हो साहब? एरिया उसका लें जहां आपका तार कांटेक्ट में हो, है ना। तो इसका एरिया लें आप, ठीक है। एरिया कितना हुआ? वर्गाकार सिर है तो भुजा का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर यानी 1.44 सेमी स्क्वायर। 1.44 सेमी स्क्वायर बटा 100 2 बार 100 का भाग जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये 100 का भाग दिया, सेंटीमीटर में 100 का भाग दिया, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। समझ गए ना? ये तो आप समझने लग गए। अब सब चीजें अपने लगाओ, सब फॉर्मूला। R इज इक्वल टू रो 9.7 इंटू 10 की पावर -8, ये तो आपको दे रखा था। L आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर -2 है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.44 इंटू 10 की पावर -4। मैं कैलकुलेशन ज्यादा हद तक नहीं कर पाता या नहीं करूंगा। 9.7 1.5 1.44, पावर को जरूर देख लें। माइनस की 10 ऊपर हो रही है, माइनस की 4 नीचे है, तो माइनस का 6 ओम। ये अगर जैसे लगभग में हम इसको मान लें खत्म, ये 1.44 है, 1.5 है, अगर मान लें तो प्रतिरोध लगभग 9 अब ये थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं अपन, है ना। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट तो आप कर लेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 10 की पावर -6 ओम यहां पे विन्यास दिया गया था। अब इसमें एक छोटा सा एक टर्न है, उस टर्न को समझो। मैं कलर चेंज करके वो टर्न समझाता हूं। बॉस, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक का प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध तो आपके तार के टच करने से देखा जाएगा। मान लो अगर ये तार नहीं होते, हटाओ एक बार के लिए, सवाल हो चुका है ना। अब मैं संभावना बता रहा हूं। मान लो ये यूं कह देता कि सब आयताकार सिरों के मध्य प्रतिरोध बताओ। जब आयताकार सिरों के मध्य कह देता तो पता है आपको, फिर आपको क्षेत्रफल किसका लिखना पड़ता? आयत का। यानी फिर आपका जो एरिया होता वो एरिया आप कितना लेते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। 15-12 ये कितना हो? 15-12 130, यानी जो भी होता है, वो तो आप देख लेना ना। तो सब अभी जैसे ये चीज होती है ना, क्लियर। ये 180 हो ना सर, 15 को 12 से करेंगे 180, 1.8 देख लेना। खैर वो मैं अनुमान से ठोक रहा हूं मैं, है ना। अब एरिया आपका चेंज हो जाता, अब आपका एरिया आ जाता ये। अब लंबाई क्या लेते हैं आप? अब लंबाई ये लेनी पड़ती, यानी अब आपकी लेंथ कितनी हो जाती है? 1.2 सेंटीमीटर। रो तो वही रहेगा, यानी अब आप देख लो L चेंज हो जाएगा आपका और A चेंज हो जाएगा, यानी आपका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का बहुत क्लियर मैसेज है
कि प्रतिरोध किसी चालक का आप बोल दो, ऐसा नहीं माना जाएगा। प्रतिरोध उस चालक को आपने परिपथ में किस प्रकार से जोड़ रखा है, इस पर डिपेंड करता है। तो सवाल बॉस ये भी कमजोर नहीं, सवाल ये भी शानदार है, मजेदार है। ठीक है ना? सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब प्रतिरोध के एक फेज खंड पूरा मान लेते हैं न्यूमेरिकल सहित। अब नेक्स्ट एपिसोड से दूसरा खंड चालू करेंगे। छोटे छोटे खंड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बताते जा रहे हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार की आप हमसे सहायता चाहते हैं, तो आप मोशन लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, ताकि हम आपकी मुफ्त में सभी सहायता कर सके, है ना? ये हमारा मिशन है। थैंक यू वेरी मच।